अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। मछली पालक की सफलता की कहानी उसी की जुबानी। वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व की अर्थव्यवस्था मानो उपभोक्ता प्रधान हो चुकी है और यही कारण है कि चारों ओर उपभोक्ताओं का ही बोलबाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, तो हैरान मत होइए, हम आपको बता दें कि आज उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से आम उपभोक्ताओं के हित में मनाया जा रहा है। लेकिन दर्द इस बात का है कि ऐसे उपभोक्ता की ओर आज के दिन भी ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जो कि खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है। जी हाँ, कृषक वर्ग भी एक उपभोक्ता है और फिर क्यों उसकी भावना को समझा नहीं जाता। वहीं आए दिन उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों द्वारा ठगा जाता है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने अखबार, टीवी आदि के माध्यम से कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी उसकी पुकार कहीं नहीं सुनी जाती, और अगर सुनी भी जाती है तो उसका सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिलता, जिससे कि किसान निराश हो जाता है। किसान भाइयों, आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से और जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हमें जो खाद प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण हमारी फसल पे भी उल्टा प्रभाव पड़ता है और उसकी भी गुणवत्ता धीरे धीरे कमती जा रही है। तो मैं आग्रह करता हूं कि हमें जो खाद प्राप्त हो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, जिससे कि हम जब पैदावार करें और इसके लिए उसका उपयोग करें तो हमें बेहतर से बेहतर फसल और अच्छी गुणवत्ता में प्राप्त हो सके। जो सरकार के द्वारा हो चाहे कहीं से भी हम लोग जो बीज लेते हैं उसका सही से जर्मिनेशन नहीं होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल हम लोग प्याज का बीज लेके गिराए, जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद 10 दिन के बाद ही सब गिरना शुरू हो गया। मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करने में सबसे बड़ी समस्या जो आ गया है कि खाद बीज जो भी खरीदते हैं उससे काफ़ी नकली आ गया है, और नकली खाद बीज और दवा इस तरह का नकली आ गया है कि जिसको हमको लगाने से उत्पादन भी क्षति हो जाता है और दूसरी बात मिट्टी भी खराब हो जाता है, और जो भी पूंजी हमने लगाया वो सारा पूंजी जो है डूब जा रहा है। इस तरह से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और मैं बहुत मजबूर हूँ। आप बताइए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार ठगी का शिकार आप न हो, इसके लिए आप कृषि आदान खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं। आप किसान भाइयों बीज लेने जाते हैं, सबसे पहले ये देखिए जहाँ से हम बीज लेने जा रहे हैं वो एजेंसी हमारी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से है या नहीं है, और यह जो है तो आप खरीदिए वरना न खरीदिए। जब आप अपनी बीज की पैकिंग देखें न, उस पर जो है ना बिल्कुल वेल लेबल्ड और सिलाई हुई हो, टैग लगा हुआ हो, उस टैग में पहले ये देख लीजिए उसकी प्योरिटी कितने % है और वैरायटी की जर्मिनेशन % कितना है, और इसके साथ साथ जो पैकिंग हुई है वो नई है या पुरानी है।
ये ध्यान देने योग बहुत ही जरूरी चीज़ है। और जब लें तो कैश मेमो लेना अति आवश्यक है। इसी तरह से जब आप कृषि यंत्र खरीदने जाते हैं तो जैसे ट्रैक्टर है, हल है, फावड़ा है, उस पर ISI मार्क जरूर देख लें कि उस पर लगा है या नहीं है। जिस एजेंसी का है उसका उस पर लेबल्ड है या नहीं है। जो आप खरीदें उसके पश्चात आप कैश मेमो जरूर ही ले लें, जिससे कि जो भी गड़बड़ी होगी या परेशानी जिससे आएगी ट्रैक्टर में या किसी इम्प्लीमेंट में, हल में, तो आप जो है ना उसको उस पर क्लेम अपना कर सकते हैं और उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। हाँ, इसी तरह से कीटनाशक और रासायनिक दवाओं पर जाएं। इसमें सबसे पहले ये देखें कि वो एजेंसी अप्रूव्ड है या नहीं है, और जो पैक लेंगे उस पर एक्सपायरी डेट देखना बहुत ही आवश्यक है, और उस पर कितना मूल्य लिखा हुआ है, MRF करके होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका देख के ही उसको पैसे अदा करें और कैश मेमो लें। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो आप क्या करें, आइए जानते हैं। कंज्यूमर एक्ट बहुत ही सिंपल सा एक्ट है। इसमें हम लोग केस करते हैं एक्चुअली कंपनसेशन के लिए और डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन 12 होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसके तहत केस फाइल किए जाते हैं। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है जो खरीद बिक्री का सामान कहीं या कोई सेवा खरीदते हैं और उनको किसी प्रकार की त्रुटि जब हो जाती है सामान में चाहे सेवा में, दैट मीन्स कि अगर कोई गुड्स खरीदा उन्होंने और वो डिफेक्टिव हो गया, चाहे वो आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या इनहेरेंट डिफेक्ट हो, तो उसके लिए वो कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं। इसमें सर्टेन फीस है, वो उनको पे करना होता है। और अगर कोई सेवा जैसे वो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, टेलीफोन हो गए, तो वही केस वही बातें उन पर भी अप्लीकेबल होती है कि अपने किसी प्रकार की शिकायत के लिए वो कंज्यूमर कोर्ट आ सकते हैं। दोषी कंपनी के खिलाफ यहाँ पहले तो अगर कोई गुड्स में डिफेक्ट हैं तो उसको रिमूव करने का डायरेक्शन होता है। देयर आर लॉस एसेस करते हुए कोर्ट उन पे कंपनसेशन लगाती है। जब भी कोई हमारे यहाँ पर कंप्लेन करने आएंगे, उनको एक एविडेंस के रूप में वो रिसीट होना आवश्यक है कि उन्होंने गुड परचेज किया था या फिर सर्विस हायर किया था, अदरवाइज वो केस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मछली पालक की सफलता की कहानी उसी की जुबानी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें इस व्यवसाय से वो लाभ नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ ऐसे प्रगतिशील कृषक हैं जो मछली पालन व्यवसाय से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है हरियाणा जिला करनाल नीलोखेड़ी गांव के सुल्तान सिंह। करनाल के नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान ने बनाई अनूठी पहचान। मछली उत्पादन में विदेशों तक बना चुके हैं अपनी पहचान। कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर कायम की मिसाल। डेयरी से, पोल्ट्री से, पिगरी से और डकरी से अगर लाइव स्टॉक के अंदर देखा जाए किसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारा मछली पालने के अंदर है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं आती, किसी प्रकार की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। पोल्ट्री में देख लो, अगर कोई पोल्ट्री के साथ से निकल जाता है, उसकी कमीज पे किसी प्रकार का वैक्सीन कुछ बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया पूरे फार्म को ख़राब कर देता है। तो इस तरीके का पानी के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं आता, तो वो सबसे शुद्ध अगर मछली का मीट माना गया है तो सबसे शुद्ध मछली का मीट है। 1983 में मैंने कॉलेज में पढ़ता था और ये मछली पालने का मेरे दिमाग में आइडिया आया था। तो पट्टे पर मैंने अपने गांव का तालाब लीज पे लिया और उसमें मैंने करनाल केवी के NDRI से इसका मछली पालने का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव के तालाब में 60,000 मछली का बीज छोड़ा। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में
औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। अब हमारा हरियाणा में काफ़ी जो जमीन लैंड है, 60% लैंड जो है उसके ऊपर सेम की बहुत प्रॉब्लम है। मछली को पानी चाहिए, एक दफ़ा उसको खुदवा ले, 1 मीटर 2.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए। 5 फुट पानी के अंदर मछली बहुत अच्छा पैदा होता है। यही मेरा इन लोगों को एक संदेश है। अगर कई फार्मर ये सोचते हैं भाई मछली तो बिना फीड के गोबर खा के तैयार हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज़ को फसल भी तैयार करते हैं तो गोबर एक ऐसी एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जिससे वो सिर्फ पानी की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। उस फर्टिलिटी बढ़ाने से प्लैंकटन ग्रो होते हैं जिससे मछली खा करके बड़ी होती है। उस प्लैंकटन को ग्रो करने के लिए हमें गोबर की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हमें ये जो हमारे पोल्ट्री के जो दाना है, ग्रेन होते हैं, इसका एक पैलेट फीड बनाते हैं जिससे हम फ्लोटिंग फीड कहते हैं। उस फ्लोटिंग फीड का डालने का यही एक हमारा उद्देश्य है भाई हमारी पानी खराब ना हो, हमारी फीड वेस्ट ना जाए, मछली को जितना खाना चाहिए वो तोल के डेली देंगे। अगर मान लो हमारे पास 100 किलो तालाब के अंदर एज एग्जाम्पल 100 किलो मछली है, 100 किलो को हमारे को सिर्फ 5 किलो फीड चाहिए। अगर हम वैसे ही उसको श्रिंकिंग फीड डालते हैं वो नीचे सॉइल को ख़राब करती है, पानी को ख़राब करती है। तो फ्लोटिंग फीड सबसे बेस्ट है फार्मर को अपनी फीड बचाने के लिए और उसकी ग्रोथ लेने के लिए सिर्फ फ्लोटिंग फीड ही डालनी चाहिए। मछली उत्पादन को नए आयाम देने वाले सुल्तान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी इस नई उपलब्धि ने उनका कद और बढ़ा दिया है। उपलब्धि में शामिल है करीब 45 गुणा 15 मीटर की जगह में करीब आधा टन मछली का उत्पादन। सुल्तान सिंह ने इतने ही क्षेत्र में कम पानी में 15 टन मछली का उत्पादन किया है। मछली उत्पादन में विदेशों तक अपनी पहचान बनाने वाले सुल्तान ने नया कारनामा कर दिखाया है। सुल्तान ने कम जगह और कम पानी में औसत से 30 गुना अधिक मछली उत्पादन कर नई मिसाल कायम की है। सुल्तान को इस बड़ी उपलब्धि के लिए दिल्ली के न्यू लोधी रोड स्थित इंडिया हेरिटेज में सम्मानित किया गया और देश के 49 विशेषज्ञों ने जहां उच्च स्तर की पढ़ाई के बाद यह इनाम जीता, वहीं सुल्तान ने अनपढ़ होने के बावजूद मछली उत्पादन में जुनून से यह ख्याति पाई। सुल्तान शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन अपने बेटे नीरज चौधरी को सुल्तान ने शिक्षा से वंचित नहीं रखा। अपने बेटे नीरज चौधरी को विदेश में भी शिक्षा के लिए भेजा। अब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, आप भी इस बिजनेस में आओ। और आके फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इंटरनेशनल स्टडीज आप देखो कि भी कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, किस कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी है। बेटे नीरज चौधरी ने भी अपने पिता की विरासत को संभाला और विदेशों की मछली पालन की तकनीक को भी अपनाया। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया, कई कंट्रीज जैसे नीदरलैंड होगी, इजराइल होगी, पोलैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में मैंने और मेरे फादर ने विजिट करा। वो लोग इंडोर बिल्डिंग बना के क्लाइमेट कंट्रोल बना के फार्मिंग करते हैं और मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज, वो जो भी मछली उगाना चाहें, मतलब जिस भी मछली का बीज अगर हमें अवेलेबल है वो मछली हम खारे पानी में भी उगा सकते हैं और खारे पानी वाली मछली हम मीठे पानी में भी उगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सी बास मछली के ऊपर काम करते हैं, जो इसके मार्केट वैल्यू अच्छी है, 400, 500, 600 रुपये किलो तक बिकती है, महंगी से महंगी। तो हमने इस मछली के ऊपर काम किया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है RAS, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम इसको बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, इसके अंदर हम इंडोर टेम्परेचर देते हैं जो मछली को पूरा साल बढ़ने के लिए चाहिए होता है। जैसे 28 से लेकर 33 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो मछली को पूरा साल चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसमें जैसे अगर हम ओपन पॉन्ड सिस्टम रखते हैं तो उसमें कभी गर्मी की ऋतु आती है, कभी ठंड आती है, कभी बारिश आती है, कभी बहुत ठंड आती है, तो मछली इतनी ग्रोथ ले नहीं पाती। फार्मर्स को उसमें नुकसान होता है, उनका वेट पूरा नहीं आ पाता, अंडर साइज उनको बेचनी पड़ती है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कत थी ओपन सिस्टम के अंदर। पर अब क्लोज्ड फार्मिंग सिस्टम रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, पहली बार हम लेके आ रहे हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी अनोखी तकनीक लेकर आए नीरज चौधरी ने बताया कि कैसे समुद्र में पलने वाली मछली का उत्पादन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने सुल्तान फार्म पर खारे पानी में मछली पालना शुरू किया और फिर अपने पिता की ही तरह एक अनूठी मिसाल कायम की। आलम यह है कि अपने पिता की इस अनोखी विरासत को बढ़ाने के लिए बेटे नीरज चौधरी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेटे नीरज के पास अब देश ही नहीं विदेशों से भी मछली पालन के गुर सीखने के लिए लोग पहुंचते हैं। नीरज अपने पिता के नाम के इस सुल्तान फार्म को जीवंत रखकर
देश और विदेश के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरे फादर साहब ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट, जिसके ऊपर वो 10 साल से काम कर रहे थे कि भी कैसे इस रहू, कतला, मृगल मछली का कांटा निकालें, क्योंकि ये मछली जो है ये बहुत बोनी फिश है, इसके अंदर पिन बोन्स होती हैं। इसका कांटा निकालना ही बहुत बड़ी कलाकारी है, मतलब कोई भी इसका कांटा आज तक 100% रिमूव नहीं कर पाया था। तो फिर मेरे फादर साहब ने इस मछली के ऊपर काम किया। अब हमने फ्रेश वाटर फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जो इंडिया का पहला प्लांट है जिसके अंदर रहू फिश, कतला फिश, मृगल फिश की डीबोनिंग करके इनसे वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। और करीब 35 प्रोडक्ट जो हैं हम फिश के बनाते हैं, जिनके अंदर कई स्टार्टर्स हैं, कई मेन कोर्स हैं, कई आपकी ग्रेवी आइटम हैं, कई प्रॉन्स की आइटम है। और तो इसी के तरीके हमारी जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी 100% डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और A से लेकर Z तक हम अपने यहाँ कर रहे हैं। जैसे फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं 6 वैरायटी की, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के बाद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी नई स्पीशीज हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए उनके ऊपर हम टाइमली R&D भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जब हम नया तालाब बनाते हैं उसमें 20 से 25% की सब्सिडी देती है। और उस जैसे जैसे नए पहले साल हम सीड खरीदते हैं तो सीड में भी उसमें 20% की सब्सिडी देती है और खाद बीज पे भी देती है। किसानों को तो यही सलाह है हमारी, भाई जिसकी ज़मीन खराब है उस ज़मीन पर खाली तालाब बनाओ। मछली कभी पूरी नहीं हो सकती, पब्लिक बढ़ती जा रही है, मछली घटती जा रही है। तो सभी फार्मर जितनी इसको मिलजुल के हम तैयार करेंगे तो ये देश का फूड भी पूरा भरपूर मात्रा में दे पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की जो फसल 25 दिनों की होने जा रही है उन खेतों में निराई गुड़ाई कर पिछले दिनों हुई वर्षा का लाभ उठाते हुए 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवारनाशी दवा आइसोप्रोटान एवं 2,4-D दवा का इस्तेमाल करें। चने की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों बाद फूल आने से पहले खुटाई का कार्य करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधों में शाखाएं अधिक निकलती हैं, जिससे फूल व फली ज्यादा आते हैं और उपज में वृद्धि होती है। अरहर की फसल इस समय फली में दाना भरने की अवस्था में है। इस समय फसल में फली छेदक कीटों का आक्रमण होने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई इसकी रोकथाम हेतु इंडो स्कार्प दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 30 दिन पहले लगाई गई आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें एवं फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करें। मटर की फसल में चुड़ैल फफूंदी रोग का आक्रमण होने की संभावना है, अतः इसके नियंत्रण हेतु सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के कृषक बैजनाथ यादव ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बैजनाथ यादव जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए
हमारे देश में उन्नत महिषवंशी पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। ऐन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे फलन हेतु अमरूद के बाग में हानिकारक कीटों का नियंत्रण। किसानों के लिए किस तरह उपयोगी है स्प्रिंकलर से सिंचाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।